हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 20th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको ये सिखाया कि पेरेंटिंग का रोल क्या है। शहर बदलने और स्कूल जाने वाले एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको ये भी बताया कि ब्लेंडर में पेरेंटिंग करते वक्त बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करेंगे, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि ब्लेंडर में बुलियन मॉडिफायर लगा के अपने कटर्स को मेन ऑब्जेक्ट से पेरेंट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना गलती से अगर मूवमेंट हो गया तो पूरी ज्योमेट्री खराब हो सकती है। इस लेसन में हम रेफरेंस इमेजेस का दबा के यूज करेंगे। सबसे पहले तो रेफरेंस की हेल्प से मैं आपको डाइनिंग टेबल बनाना सिखाऊंगा, फिर डाइनिंग चेयर बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद एक शानदार सा मॉडिफायर बता के आपको यह बताऊंगा कि आखिर बड़ी ही आसानी से डस्टबिन कैसे बना लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो मिसिंग है वो ये कि स्टेयर्स के अलावा अभी तक हमने स्ट्रक्चर के किसी भी ऑब्जेक्ट में बेवल मॉडिफायर ऐड नहीं किया है, इसलिए धड़ाधड़ बेवल मॉडिफायर लगाते जाना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि इन ऑब्जेक्ट्स में से बहुत सारों को हमने ऑब्जेक्ट मोड में भी स्केल या रोटेट किया था, और हमारा गोल्डन रूल ऑफ थंब ये कहता है कि मॉडिफायर्स लगाने से पहले हमेशा ही रोटेशन एंड स्केल अप्लाइड होना चाहिए। इसलिए मैंने किचन फ्लोर सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबा के रोटेशन एंड स्केल अप्लाई कर दिया, ऐड मॉडिफायर में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया, सेगमेंट्स को 3 कर दिया और अमाउंट को 0.005 कर दिया। सेम स्टेप्स मैं होम जिम फ्लोर के लिए भी लूंगा। सेम स्टेप्स बैक वॉल्स के लिए भी लूंगा। और सेम स्टेप्स इस फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लूंगा। नेक्स्ट जिस पार्ट पे हम काम करने वाले हैं वो है किचन। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर और रेफरेंस वाले कलेक्शन को फोल्ड कर दिया और टिक मार्क लगा के इन दोनों कलेक्शंस को टर्न ऑफ भी कर दिया। फिर इधर ही आउटलाइनर पैनल में राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन पे क्लिक किया और इस न्यू कलेक्शन का नाम रखा किचन। थ्री व्यू पोर्ट में आके शिफ्ट सी दबाया तो 3D कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन पे आ गया। इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में जाके डाइनिंग टेबल फ्रंट व्यू और डाइनिंग टेबल साइड व्यू इन दोनों रेफरेंस इमेजेस को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया। नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थो व्यू में गया, ऐड में गया, इमेज में गया और रेफरेंस पे क्लिक करके इस डाइनिंग टेबल फ्रंट को सेलेक्ट किया और इधर लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दिया। नंपैड 3 से राइट ऑर्थो व्यू में गया, ऐड में गया, इमेज में गया और रेफरेंस पे क्लिक करके इस डाइनिंग टेबल साइड को सेलेक्ट किया और इधर लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दिया और पैन अराउंड करके देखा तो सब कुछ सही है। और अब टाइम आ गया है अपनी 3D टेबल क्रिएट करने का। सबसे पहले ऐड में गया, मैश में गया और एक क्यूब ऐड किया। टैब दबा के एडिट मोड में गया और एस दबा के स्केल किया, जी दबा के मूव किया और तब तक एस और जी दबा के एडजस्टमेंट करता गया जब तक मेरा ये क्यूब इस रेफरेंस इमेज के साथ मैचिंग ना हो जाए। अब यहां पे आप एक बात समझ लो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट मत करना, यानी कि ये उम्मीद मत करना कि रेफरेंस इमेजेस देने के बाद भी मैं आपको ये बताऊं कि अब इस क्यूब को जेड एक्सिस पे मूव करो, फिर एक्स एक्सिस पे स्केल करो, फिर जेड एक्सिस पे स्केल करो, वगैरह वगैरह। अरे मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि टेबल के ऊपर जो फ्लैट सरफेस होता है अपने इस क्यूब को हमें उसके साथ मैच करना है बस। तो लोकेशन रोटेशन स्केल चेंज करो और मैच कर दो, सिंपल। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप बंक मार के आए हो। वापस मॉड्यूल 2 में जाओ, अच्छे से लोकेशन रोटेशन स्केल की प्रैक्टिस करो और वापस कंटिन्यू करो। एनीवेज, नंपैड 3 दबा के राइट ऑर्थो व्यू में गया और अपने क्यूब को वाई एक्सिस पे स्केल करके टेबल के टॉप फ्लैट सरफेस के साथ मैचिंग कर दी। राइट ऑर्थो व्यू में रहते हुए ही रेफरेंस इमेज के कोने के पास जाके देखा
तो ये टेबल थोड़ी सी अंदर घुसी पड़ी है। तो अपने क्यूब को भी सेंटर में थोड़ा सा अंदर घुसेड़ने के लिए कंट्रोल आर दबा के 2 बार डबल क्लिक कर दिया तो लूप कट ऐड कर दिया। कंट्रोल बी से इस एज को बेवल करते वक्त रेफरेंस इमेज पे साथ की साथ नजर भी रखी। फिर ऑल्ट प्लस ई दबा के एक्सट्रूड के एडवांस्ड ऑप्शंस ओपन किए और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स पे क्लिक करके इन फेसेस को थोड़ा सा अंदर की ओर पुश कर दिया। अगर मैं अपनी रेफरेंस इमेज में जाके देखूं तो ये टेबल कॉर्नर्स पे से राउंडेड भी हैं। उसके लिए 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, ए दबा के सारी एजेस सेलेक्ट कर ली और कंट्रोल बी से बेवल करना शुरू कर दिया। तो हो गया ना लफड़ा। लफड़ा इसलिए हुआ क्योंकि हमें सारी एजेस थोड़े ना राउंडेड करनी है, सिर्फ ये कॉर्नर वाली एजेस ही तो राउंडेड करनी है। तो सिर्फ कॉर्नर वाली एजेस ही तो सेलेक्ट करेंगे ना। पूरी टेबल सेलेक्ट करने का मतलब क्या है? अब सिर्फ कॉर्नर वाली एजेस सेलेक्ट हो जाएं, बाकी सब डी सेलेक्ट हो जाएं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, नंपैड 7 से टॉप ऑर्थो व्यू में गया, ऑल्ट जेड से एक्सरे मोड में रहते हुए ही सी दबा के सर्कल सेलेक्ट ऑप्शन को एक्टिवेट किया। अब हमें यहां एजेस सेलेक्ट तो करनी है नहीं, बल्कि डी सेलेक्ट करनी है। तो मैं पहले तो ऑल्ट दबा के रखूंगा और फिर एलएमपी दबा के रखूंगा और जो जो एजेस डी सेलेक्ट करनी है उनके ऊपर इस सर्किल को रगड़ता जाऊंगा। फिर पैन अराउंड करके देखूंगा तो कॉर्नर वाली एजेस तो ऑलरेडी सेलेक्टेड ही हैं। फिर कंट्रोल भी दबा के बेवलिंग की और माउस व्हील से सेगमेंट्स बढ़ा दिए। फिर दोबारा फ्रंट व्यू में गया और एक सिलेंडर ऐड कर लिया। सिलेंडर की नीचे वाले फेस को सेलेक्ट किया और इस टेबल का ये जो नीचे वाला पैर है उसके साथ लोकेशन और स्केल दोनों ही मैच करने की कोशिश की। ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में आना जाना तो चलता ही रहना चाहिए। फिर पैन अराउंड करके सिलेंडर के इस ऊपर वाले फेस को भी सेलेक्ट किया, ऐसे स्केल करके और जी से मूव करके इस फेस को भी रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। और हाँ, जेड एक्सेस वाले गिज्मो को पकड़ के थोड़ा सा नीचे की ओर पैन अराउंड करके टेबल के नीचे वाले फेस के साथ स्नैपिंग करना मत भूलना। फिर एल दबा के इस सिलेंडर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी और एक्स दबा के इसको एक्स एक्सिस पे इधर ले आया, आर जेड और 180 दबा के इसको जेड एक्सिस पे रोटेट कर लिया और लाल वाले गिज्मो को पकड़ के लोकेशन एडजस्ट कर ली। फिर एल दबा के इन दोनों पैरों को सेलेक्ट किया, नंपैड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, वाई एक्सिस पे आगे मूव कर लिया, वन दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया, ऑल्ट ए से सब कुछ डी सेलेक्ट किया, एक्सरे मोड में रहते हुए ही सारी वर्टिसेस सेलेक्ट कर ली और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा मूव कर दिया। दोबारा 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, एल दबा के दोनों पैरों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी और वाई दबा के पीछे वाले पैर भी बना लिए एंड वंस अगेन वन दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया, ऑल्ट ए से सब कुछ डी सेलेक्ट किया, एक्सरे मोड में रहते हुए ही सारी वर्टिसेस सेलेक्ट कर ली और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा मूव कर दिया। अब दोनों रेफरेंस इमेजेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। टेबल को उठा के फ्लोर पे रख दिया और बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया और वैल्यू को 0.005 करके एंटर दबा दिया। जैकेडनेस को हटाने के लिए राइट क्लिक करके शेड स्मूथ किया, उसके बाद शेडिंग आर्टिफैक्ट को हटाने के लिए नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ किया, वापस बेवल मॉडिफायर में आके शेडिंग में आके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर लिया, F2 दबा के इसको रिनेम कर लिया डाइनिंग टेबल और इसी के साथ आपकी टेबल्स का 3D मॉडल 100% रेडी है। अगेन फ्रंट ऑर्थो व्यू में गया, डाइनिंग टेबल को हाइड किया, ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस में जाके डाइनिंग टेबल फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज को लोड किया, फिर राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके ऐड में जाके
इमेज में जाके रेफरेंस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में वापस आया और G+Z+0.05 दबा के इसको फ्लोर पे रख दिया। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और G दबा के इसको इस कोने में इधर ले आया। टैब दबा के एडिट मोड में गया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, इस ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट किया। नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और गिज्मो की मदद से इस टॉप फेस को Z एक्सिस पे ऊपर की ओर मूव कर दिया। फिर फ्रंट ऑर्थो व्यू में रहते हुए ही R और 45 दबा के इस फेस को 45 डिग्रीज रोटेट कर दिया। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड में गया और इस नीचे वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। इधर एक छोटी सी ट्रिक ये याद रखना कि एक्सरे मोड में जब भी कोई फेस सेलेक्ट करना हो तो उस फेस पे जो डॉट बना हुआ होता है उस पे क्लिक करना पड़ता है। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और इस फेस को S और X दबा के सिर्फ X एक्सिस पे स्केल डाउन कर दिया। इन शॉर्ट हमने इस फेस को स्केल डाउन इसलिए किया ताकि ये सिलेंडर हमें ऊपर से पतला और नीचे से मोटा दिखाई न दे। ए दबा के पूरे सिलेंडर को सेलेक्ट कर दिया और शिफ्ट D+X दबा के इसको X एक्सिस पे इस कोने पे ले आया। ऑल्ट प्लस LMB से पैन अराउंड करके देखा कि सब कुछ सही तो है ना। फिर RZ और 180 दबा के इस सिलेंडर को 180 डिग्रीज रोटेट कर दिया। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और शिफ्ट D से डुप्लीकेट किया। और इस सिलेंडर को इस कोने में ले आया। फिर शिफ्ट D+X दबा के इसको X एक्सिस पे इस कोने पे ले आया। ऑल्ट प्लस LMB से पैन अराउंड करके देखा कि सब कुछ सही तो है ना। फिर RZ और 180 दबा के इस सिलेंडर को 180 डिग्रीज रोटेट कर दिया। अगेन नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और शिफ्ट D और X दबाया तो इस सिलेंडर को डुप्लीकेट करके X एक्सिस पे इधर जस्ट साइड में मूव कर दिया। पैन अराउंड करके देखा सब कुछ सही तो है ना, और अगर सब कुछ सही पाया तो RZ और 90 दबा के इस सिलेंडर को रोटेट कर दिया। फिर नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके शिफ्ट D और Y दबा के इस सिलेंडर को इधर ले आया और RZ 180 दबा के इसको 180 डिग्रीज रोटेट कर दिया। बस अब एक लास्ट काम बचा है कि इन सिलेंडर्स के बीच में हमको पुल बनाना है, यानी कि ब्रिज बनाना है। तो मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल E दबाया और ब्रिज एज लूप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली इस फेस को सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल E दबाया और इस ब्रिज एज लूप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। इस फेस को सेलेक्ट किया, इस फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल E दबाया और इस ब्रिज एज लूप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। इन पाइप बाउंड्रीज पे जैगेड लाइंस को खत्म करने के लिए आप राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करो और जैसे ही ये शेडिंग आर्टिफैक्ट आता है तो इस ग्रीन वाले उल्टे ट्राइंगल में जाके, यानी कि इस ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में जाके नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन कर लो और F2 दबा के इसको रीनेम करके इसका नाम रख लो पाइप बाउंड्रीज। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्टेयर्स। उसके लिए शिफ्ट प्लस RMB से सबसे पहले तो मैं कर्सर को इधर ले आया, ऐड में गया, मैश में गया और एक क्यूब ऐड किया। टैब दबा के एडिट मोड में गया और S+0.03 दबा के इसको स्केल डाउन कर दिया। S और X दबा के इसको X एक्सिस पे स्केल किया और पहले रेड वाले गिज्मो से, फिर ब्लू वाले गिज्मो से, फिर ग्रीन वाले गिज्मो से इसकी लोकेशन एडजस्ट कर ली।
उसके बाद इस सामने वाले फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस नंपैड 3 दबा के लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और इस फेस को ग्रीन वाले गिज्मो की हेल्प से वाई एक्सिस पे थोड़ा आगे मूव कर दिया। लूप कट ऐड करने के लिए कंट्रोल आर दबाया और लेफ्ट क्लिक कर दिया, लेकिन दूसरा लेफ्ट क्लिक करने से पहले इस लूप कट को थोड़ा सा आगे ले गया और फिर दूसरा लेफ्ट क्लिक किया। पैन अराउंड करके सामने गया और एकदम सेंटर में लूप कट ऐड करने के लिए कंट्रोल आर दबा के 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दिया। फिर कंट्रोल प्लस बी से इस एज को कुछ इस प्रकार मैंने बेवल कर दिया। थ्री दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, इन नीचे वाले दो फेसेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस नंपैड 3 से लेफ्ट ऑर्थो व्यू में गया और ई दबा के नीचे एक्सट्रूड कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में गया, फिर बेवल मॉडिफायर ऐड किया, सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट को 0.005 कर दिया। उसके बाद इस जैकेटनेस को हटाने के लिए सबसे पहले तो राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन कर दिया, वापस बेवल मॉडिफायर में आके शेडिंग के अंदर इस हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर लिया। फिर बेवल मॉडिफायर को फोल्ड किया, एरे मॉडिफायर को ऐड किया, चूंकि ये सीढ़ियां मुझे एक्स एक्सिस में डुप्लीकेट करनी ही नहीं है, इसलिए एक्स पे वैल्यू कर दी 0। फिर वाई और जेड को एक साथ सेलेक्ट किया और इस पे वैल्यू कर दी 1। ओ तेरी, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। ये सीढ़ियां जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए हमें बस माइनस ही तो लगाना है, और ब्लेंडर में जल्दी से माइनस लगाने की ट्रिक यह है कि सबसे पहले तो वाई वाले 1 के ऊपर अपने कर्सर को ले जाओ और नंपैड वाला नहीं, बल्कि कीबोर्ड में जो ऊपर की लाइन में 0 के बगल में माइनस होता है वो दबा दो। सेम स्टेप्स इस z वाली वैल्यू के लिए भी कर लो। अगर कंट्रोल प्लस नंपैड 3 दबा के मैं लेफ्ट ऑर्थो व्यू में जाऊं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये सीढ़ियां प्रॉपरली कनेक्टेड हैं ही नहीं। इसका सॉल्यूशन ये है कि एरे मॉडिफायर की इस वाई एक्सिस वाली वैल्यू को मैनिपुलेट करके मैं इस दूसरी सीढ़ी को पीछे ले आऊं। बस अब क्या है, नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स बढ़ाने के लिए इस काउंट को 14 कर दूंगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो अभी भी एक प्रॉब्लम यह है कि इन स्टेयर्स के पैर अभी तक जमीन से टच हुए ही नहीं हैं। इसका सॉल्यूशन यह है कि मैं सबसे पहले वाली ओरिजिनल वाली सीढ़ी के एडिट मोड में जाऊंगा, ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में जाके देखता हूं तो ये नीचे वाले दोनों फेसेस तो ऑलरेडी सेलेक्टेड ही हैं, इसलिए वापस सबसे नीचे वाली सीढ़ी के पास आ जाऊंगा और जी और जेड दबा के इन पैरों को लंबा कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल नंपैड 3 दबा के लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया, ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में गया और ऐसा बॉक्स बनाया कि ये आगे वाली सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं। फिर दोबारा नीचे वाली सीढ़ी के पास में गया,
और जी और वाई दबा के इन सीढ़ियों को आगे की ओर थोड़ा सा लंबा कर दिया। दोबारा नीचे वाली सीढ़ी के पास में गया और जी और वाई दबा के इन सीढ़ियों को आगे की ओर थोड़ा सा लंबा कर दिया। अभी जो मैंने पैर की लंबाई और सीढ़ी की चौड़ाई बढ़ाई, उसका लॉजिक अगर आपको समझाऊं तो ये नीचे वाली 13 स्टेयर्स तो सिर्फ एक कॉपी है। इनमें तो हम कोई बदलाव कर ही नहीं रहे। लेकिन अगर उस ऊपर वाली ओरिजिनल वाली स्टेयर्स में अगर मैं कोई भी चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली इनमें भी चेंजेस हो ही जाएंगे ना। अगर मैं ओरिजिनल वाली के पैर थोड़े लंबे करूं तो इनके भी पैर थोड़े लंबे होते जाएंगे और सेम केस चौड़ाई के साथ भी है। एनीवेज, अपनी स्टेयर्स की ये रेलिंग और अपनी होम जिम की ये बाउंड्री, ये दोनों आपको खुद बनानी है एक्सरसाइज के रूप में। इसे आप अपना असाइनमेंट भी समझ सकते हो। इस मॉड्यूल 3 के एंड में एक डेडिकेटेड लेसन में मैं खुद आपको विंडोज रेलिंग और होम जिम बाउंड्री बनाना सिखाऊंगा। लेकिन पहले आप भी तो ट्राई करके देखो और बाद में मेरे साथ कंपेयर करके देखना कि जो अप्रोच आपने ली थी वो सही है या गलत। इस लेसन के साथ ही हमने अपने 3D रूम का स्ट्रक्चर वाला पोर्शन फिनिश कर लिया। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ब्रिज एज लूप्स वाला कॉन्सेप्ट पुल बनाने में कैसे काम आता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि एरे मॉडिफायर से स्टेयर्स बनाने के बाद भी वापस हम ओरिजिनल वाली स्टेयर में जाके कोई भी चेंज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम अपने 3D रूम के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ जाएंगे। 3D में किचन बनाने की शुरुआत करके सबसे पहले हम टेबल, चेयर और डस्टबिन एक्सेट्रा बना लेंगे। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 21st लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि रेफरेंस इमेजेस को ऐड करके टेबल कैसे बनानी है और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि दुनिया की कोई भी स्किल सीखते वक्त यदि आपको स्पून फीडिंग की आदत लग गई तो उस स्किल को सीखने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। फिर हमने चेयर बनाई और डस्टबिन बनाया और वो भी वायर फ्रेम मॉडिफायर को यूज करके। चेयर बनाते वक्त मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया। इस लेसन में सबसे पहले तो हम फ्रिज बनाना सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हायरार्कीज के साथ ब्लेंडर में कैसे खेला जाता है। पेरेंटिंग के बारे में बात करते वक्त ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्लेंडर में शिफ्ट जी शॉर्टकट का क्या यूज है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और लास्ट में आपको 2 तरीके मैं ऐसे बताऊंगा जिनकी हेल्प से फ्यूचर में आप हमेशा ही ये बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि ब्लेंडर में आपको कोई भी नया 3D शेप ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करना चाहिए या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में रहते हुए ही ऐड करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैंने सबसे पहले तो डस्टबिन को और बेस को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और एच दबा के हाइड कर दिया। डस्टबिन की दोनों रेफरेंस इमेजेस को अनहाइड किया और सेलेक्टेबल बनाया और डिलीट कर दिया। नंपेड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और ऐड में जाके, इमेज में जाके, रेफरेंस में जाके फ्रिज फ्रंट को सेलेक्ट कर लिया। नंपेड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और फ्रिज की साइड वाली रेफरेंस इमेज भी ऐड कर ली। आउटलाइनर पैनल में जाके दोनों ही इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बना दिया और ऐड में जाके, मैश में जाके एक क्यूब ऐड कर लिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया और एस दबा के स्केल डाउन कर लिया। नंपेड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और एस और वाई दबा के वाई एक्सिस पर स्केल कर दिया। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, फिर ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। नंपेड 1 से फ्रंट ऑर्थो व्यू में गया और इस फेस को जेड एक्सिस पे ऊपर मूव कर दिया। फिर नीचे वाले फेस को सेलेक्ट किया और उस फेस को जेड एक्सिस पे नीचे मूव कर दिया। अगर मैं राइट ऑर्थो व्यू में एक्सरे मोड में रहते हुए ही देखूं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है
कि इस फ्रिज के अपर डोर और लोअर डोर के पार्टीशन के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट्स आएंगे। तो शिफ्ट और आरएमबी से मैं अपने 3D कर्सर को इस हॉरिजॉन्टल गैप पे ले आया। एक क्यूब ऐड किया और एडिट मोड में जाके एस और 0.02 दबा के उसको छोटा कर लिया। उसके बाद रेफरेंस इमेज में दिखाए गए कट के हिसाब से इस क्यूब का स्केल और लोकेशन चेंज कर दी। फिर नमपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, एस, एक्स और 50 दबा के इस क्यूब को एक्स एक्सिस पे 50 गुना बड़ा कर लिया। फिर इसकी लोकेशन एडजस्ट करने के लिए इसको एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड ले आया। वापस नंपैड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, कंट्रोल आर दबा के लेफ्ट क्लिक किया तो एक लूप कट लगाया। और दूसरा लेफ्ट क्लिक करने से पहले उस लूप कट को इधर ले आया। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, पेन अराउंड करके ऊपर और नीचे वाले फेसेस सेलेक्ट किए। ऑल्ट ई दबा के सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया और 3 दबा दिया तो ये फेसेस 3 मीटर ऊपर और 3 मीटर नीचे एक्सट्रूड हो गए। दोनों रेफरेंस इमेजेस को हाइड किया, फ्रिज को सेलेक्ट किया और बुलियन मॉडिफायर लगा दिया। पिकर की मदद से अपने इस क्यूब को टारगेट के रूप में सेलेक्ट किया और अप्लाई ऑल पे क्लिक करके बुलियन मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया। अरे हाँ भाई हाँ, ऑलरेडी मैं इस बात से वाकिफ हूं कि इसे ही डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग बोला जाता है और इस अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको ये अप्रोच भी लेनी पड़ सकती है। खैर, अपने इस बुलियन टारगेट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फ्रिज को सेलेक्ट करके एडिट मोड में गया और दोनों डोर्स के अंदर वाले फेसेस को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके आई दबा के इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ऑल्ट प्लस ई दबा के एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अंदर की ओर एक्सट्रूड कर दिया। उसके बाद इस नीचे वाले फेस को सेलेक्ट किया, आई दबा के इंसर्ट किया और ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया। फिर दोनों डोर्स की ये साइड वाली एजेस और ऊपर वाले डोर की ये ऊपर वाली एज को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और कंट्रोल भी दबा के बेवल कर दिया। फिर से याद दिला रहा हूं कि जब भी आप एडिट मोड में कंट्रोल भी दबा के बेवलिंग करते हो तो माउस व्हील को स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके हमेशा ही सेगमेंट्स में चेंजेस कर सकते हो। फिर इस फ्रिज पे बेवल मॉडिफायर लगा दिया और राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर दिया। शेडिंग आर्टिफैक्ट आते ही ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन कर लिया और वापस बेवल मॉडिफायर में आके शेडिंग में आके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर लिया और लास्ट में बचा हुआ शेडिंग इशू रिमूव करने के लिए वेटेड नॉर्मल मॉडिफायर भी लगा दिया। याद है मैंने आपको बताया था कि मॉडलिंग करने के बाद वर्टिसेस, एजेस और फेसेस को लेके थोड़ी बहुत ट्वीकिंग हमेशा ही चलती रहती है। इस लाइन का मतलब अगर आपको मैं इस मॉडल में समझाऊं तो वापस दोनों रेफरेंस इमेजेस को आउटलाइनर पैनल में जाके अनहाइड करो और राइट ऑर्थो व्यू में जाके ये देखो जहां दोनों डोर्स का पार्टीशन हो रहा है वहां अपने दोनों डोर्स के अंदर वाले फेसेस थोड़े ज्यादा ही इंसर्ट हो गए थे। इसका सॉल्यूशन ये है कि फ्रिज के एडिट मोड में जाके इस फेस को थोड़ा ऊपर कर दो और इस फेस को थोड़ा सा नीचे कर दो, सिंपल। एनीवेज, हैंडल बनाने के लिए मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया,
शिफ्ट और आरएमबी से 3D कर्सर को इस हैंडल की लोकेशन पे ले गया। और हैंडल की लोकेशन मुझे पता कैसे चली? ऑब्वियसली रेफरेंस इमेजेस में देख के। फिर एक प्लेन ऐड किया, एडिट मोड में गया और RX90 दबा के 90 डिग्रीज रोटेट कर लिया। S और 0.03 दबा के उसको छोटा कर दिया और रेफरेंस इमेज में दिखाए गए हैंडल के अकॉर्डिंग G और S दबा के मैचिंग मैचिंग कर ली। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना कि लोकेशन रोटेशन या स्केल करते वक्त अगर आप शिफ्ट दबा के रखते हो तो हमेशा ही कंट्रोल्ड मूवमेंट कर सकते हो। फिर नंपैड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और अपने इस प्लेन को रेफरेंस इमेज के हिसाब से आगे मूव कर दिया। उसके बाद पेन अराउंड करके इस प्लेन की साइड वाली दोनों एजेस को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया। फिर से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके इन दोनों एजेस को ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया। वापस से कॉर्नर वाली दोनों एजेस को सेलेक्ट किया और कंट्रोल भी दबा के बेवल कर दिया। वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सॉलिड करने के लिए या यूं कह लो कि इसको मोटा करने के लिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाया। ऐड में जाके, इमेज में जाके, रेफरेंस में जाके डाइनिंग टेबल साइड वाली रेफरेंस इमेज को लोड कर लिया। आउटलाइनर पैनल में इस फिल्टर वाले आइकन में आके इस सेलेक्ट वाले आइकन को एक्टिवेट किया और ताकि मेरे से ये रेफरेंस इमेजेस गलती से स्केल वगैरह ना हो जाएं, इन दोनों ही रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बना दिया। सबसे पहले एक क्यूब ऐड किया, टैब दबा के एडिट मोड में गया और एक्सरे मोड में जाके रेफरेंस इमेजेस के साथ इसकी मैचिंग मैचिंग कर ली। फिर राइट ऑर्थो व्यू में गया और वाई एक्सिस पे स्केल करके साइड से भी इसकी मैचिंग मैचिंग कर ली। फिर 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया और शिफ्ट दबा के इन चारों कोनों को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल भी दबा के लास्ट में बेवल कर दिया। नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, ए दबा के इस पूरे क्यूब को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी और जेड दबा के इस पूरे क्यूब को सेलेक्ट किया और ऊपर ले गया। आर एक्स और 90 दबा के इस क्यूब को रोटेट कर लिया। ऑल्ट जेड से एक्सरे मोड में गया और एक्स दबा के स्केल कर दिया। फिर एस और एक्स दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। नंपैड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, सबसे पहले इसकी लोकेशन सेट की और फिर एस और वाई दबा के इसको स्केल डाउन कर दिया। अब बचा ही क्या है, जैसे टेबल के लिए पैर बनाए थे वैसे ही इसके लिए भी पैर बनाने हैं। राइट ऑर्थो में रहते हुए ही सबसे पहले एक सिलेंडर ऐड किया, एस और 0.1 दबा के उसको स्केल डाउन कर दिया। फिर लोकेशन और स्केलिंग करके इसको नीचे ले आया। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया और इस ऊपर वाले फेस को ऊपर ले आया और फिर स्केलिंग कर दी। फिर फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया
एक्सरे मोड में जाके इस लेग को थोड़ा राइट साइड मूव कर दिया। ऑल्ट ए से सब कुछ डी सेलेक्ट किया। 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया। बी दबा के ऐसा बॉक्स बनाया कि नीचे वाली सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं और इस नीचे वाले पैर को थोड़ा सा राइट साइड मूव कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फाइनल एडजस्टमेंट और थोड़ी बहुत ट्विकिंग हमेशा ही चलती रहती है। फिर एल दबा के इस पूरे पैर को सेलेक्ट किया। शिफ्ट डी और एक्स से इस पैर को इधर ले गया। फिर ऊपर वाली सारी वर्टिसेस सेलेक्ट कर ली और इसकी लोकेशन वगैरह एडजस्ट कर ली। रिमेनिंग इस चेयर पे आगे वाले पैर लगाना और बेवल मॉडिफायर को लगाना, ये आपका असाइनमेंट है, यानी कि ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट, डस्टबिन बनाने के लिए इन दोनों रेफरेंस इमेजेस को पहले तो मैंने सेलेक्टेबल बनाया और फिर डिलीट कर दिया। उसके बाद इसका नाम रखा चेयर और एच दबा के हाइड कर दिया। समय समय पे उस पर्टिकुलर लेसन के मटेरियल सेक्शन में से रेफरेंस इमेजेस डाउनलोड करते रहना है। नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और डस्टबिन फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज ऐड कर ली। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और डस्टबिन टॉप वाली रेफरेंस इमेज ऐड कर ली। इमेजेस के साथ गलती से कोई छेड़खानी ना हो जाए, इसलिए दोनों को डीसेलेक्टेबल बना दिया। टॉप ऑर्थो व्यू में रहते हुए ही ऐड में गया, मैश में गया और एक सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया और पेन अराउंड करके ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। फ्रंट ऑर्थो में जाके इसको ऊपर ले आया और ऐसे स्केल कर दिया। फिर नीचे वाले फेस को सेलेक्ट किया, उसको नीचे ले आया और ऐसे स्केल कर दिया। शिफ्ट डी और जेड दबा के इस फेस को डुप्लीकेट करके ऊपर ले आया और पी दबा के सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। टैब दबा के अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊं तो ये डस्टबिन और ये अंदर वाला फेस दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमने इनको इसलिए बनाया क्योंकि इन दोनों पे ही अलग अलग मॉडिफायर्स लगने वाले हैं। सबसे पहले अपने इस सिलेंडर को सेलेक्ट किया, टैब दबा के एडिट मोड में गया, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। कंट्रोल आर दबा के 20 दबाया तो 20 लूप कट्स ऐड कर दिए। दोनों रेफरेंस इमेजेस को हाइड कर दिया। ऐड मॉडिफायर में गया, वायर फ्रेम मॉडिफायर लगा दिया। ऑब्जेक्ट मोड में आके देखा तो शानदार सी डस्टबिन की डिजाइन ऑलरेडी रेडी है। अब आप इसकी थिकनेस को स्वाद अनुसार अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। उसके बाद इस नीचे वाले फेस को सेलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दिया और थिकनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसकी लोकेशन भी एडजस्ट कर ली। उसके बाद इस नीचे वाले बेस पे और डस्टबिन पे बेवल मॉडिफायर लगाना आपका काम है और उसके बाद सबसे पहले बेस को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के डस्टबिन को सेलेक्ट करके पेरेंटिंग करने के लिए कंट्रोल पी दबा के ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और लास्ट में F2 दबा के इसको रिनेम करके नाम रख दिया डस्टबिन। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि रेफरेंस इमेजेस ऐड करके टेबल कैसे बनानी है। अगर आपने जरा भी ध्यान से नोटिस किया होगा तो रेफरेंस इमेजेस को सही तरीके से ऐड करने के लिए फ्रंट इमेज लगानी है तो फ्रंट ऑर्थो व्यू में चले जाओ, साइड इमेज लगानी है तो साइड ऑर्थो व्यू में चले जाओ और अगर टॉप इमेज लगानी है तो टॉप ऑर्थो व्यू में चले जाओ। उसके बाद मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश की
कि वायर फ्रेम मॉडिफायर हम तब लगाते हैं जब हमको सिर्फ एजेस मोटी करनी हो और सारे के सारे फेसेस गायब करने हो। यही कारण था कि हमने अपने डस्टबिन से पहले 20 लूप कट्स लगाए और उसके बाद ही वायर फ्रेम मॉडिफायर लगाया, क्योंकि लूप कट लगाने से ही तो हमारे पास इतनी सारी एजेस आ गई। नेक्स्ट लेसन पूरा का पूरा हम रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए ही डेडिकेट कर देंगे। फ्रिज बना के मैं आपको दो बहुत ही यूजफुल टिप्स बताऊंगा, जिससे आपका ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि न्यू ऑब्जेक्ट्स हमें एडिट मोड में ऐड करने चाहिए या ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करने चाहिए। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 22nd लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में मैंने सबसे पहले तो आपको फ्रिज बनाना सिखाया, लेकिन फ्रिज के डोर्स के पार्टीशन करते वक्त मैंने आपको यह बताया कि कभी कभी 3D आर्टिस्ट भी मजबूर हो जाते हैं और डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग की अप्रोच लेनी पड़ जाती है। फिर मैंने आपको यह बताया कि जैसे हायरार्कीज रियल लाइफ में काम करती हैं, वैसे ही ब्लेंडर में भी काम करती हैं, और शिफ्ट जी को यूज करके कैसे हम भाई बहन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस लेसन में हम अपना पूरा फोकस कैबिनेट बनाने में डाल देंगे, लेकिन दो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हम सीखेंगे वो होंगे, पहला तो नाइफ टूल से रिलेटेड और दूसरा नॉर्मल्स को रिकैलकुलेट करने से रिलेटेड। नॉर्मल्स को रिकैलकुलेट करते वक्त मैं आपको यह बताऊंगा कि शेडिंग आर्टिफैक्ट की इतनी अजीब सिचुएशन भी आ सकती है कि ऑटो स्मूथ वाला ऑप्शन जो हम हर बार यूज करते हैं वो नाकाम हो जाए। आगे बढ़ते हुए आउटलाइनर पैनल में सबसे पहले इस फ्रिज को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की पे क्लिक कर दिया और एच से हाइड कर दिया। इन दोनों क्यूब्स और प्लेन्स को बॉक्स बना के सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। शिफ्ट सी से कर्सर को सेंटर में लाया और फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके किचन कैबिनेट फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज ऐड कर ली। फिर टॉप ऑर्थो व्यू में गया और किचन कैबिनेट टॉप वाली रेफरेंस इमेज ऐड कर ली। आउटलाइनर पैनल में जाके दोनों ही रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बना दिया और फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके क्यूब ऐड कर दिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया, फिर एस और पॉइंट वन दबा के इस क्यूब को छोटा कर लिया। फर्दर इसको जेड एक्सिस पे ऊपर मूव किया। फिर बची हुई स्केलिंग करके किचन कैबिनेट के टॉप फ्लैट सरफेस से मैचिंग मैचिंग करने की कोशिश की। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और अगेन इस क्यूब को वाई एक्सिस पे स्केल करके मैचिंग मैचिंग करने की कोशिश की। याद रखना, ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में आना जाना चलता रहना चाहिए। फिर शिफ्ट डी और जेड दबा के इस क्यूब को नीचे लेके आया। फिर एस जेड और 0.5 दबा के इस क्यूब को जेड एक्सिस पे छोटा कर लिया। फिर ब्लू वाले गिज्मो की मदद से इधर ऊपर मूव कर दिया। अब कैबिनेट के पार्टीशंस बनाने के लिए धड़ाधड़ लूप कट्स लगाने हैं। कंट्रोल आर दबा के डबल क्लिक किया तो सबसे पहले सेंटर में एक लूप कट लगा दिया। फिर कंट्रोल बी दबा के बेवल किया और माउस व्हील की मदद से सेगमेंट्स कम कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से एज की बेवलिंग करके हमने पार्टीशन बनाने की शुरुआत कर दी। फिर कंट्रोल आर से एक और लूप कट ऐड किया, कंट्रोल बी से बेवल किया और इस पार्टीशन को लेफ्ट साइड में इधर मूव कर दिया। फिर कंट्रोल आर दबा के दो बार लेफ्ट क्लिक करके एक और लूप कट ऐड कर लिया। कंट्रोल बी से बेवल किया और इस पार्टीशन को भी थोड़ा राइट साइड में मूव कर दिया। याद रखना कि अगर पार्टीशन थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो हमेशा ही एस और एक्स दबा के आप इसे चेंज कर सकते हो। फिर पेन अराउंड करके 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया और नीचे वाले इन सभी पार्टीशंस के फेसेस भी सेलेक्ट कर लिए।
उसके बाद ई दबा के उनको नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। फाइनली वो टाइम आ ही गया जब मैं आपको नाइफ टूल के बारे में बताऊं। देखो एक बात तो सिंपल सी है, नाइफ का जो असल जिंदगी में रोल है वो ही सेम रोल ब्लेंडर में भी है, यानी कि कट लगाना। यहां मेरी रेफरेंस इमेज मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये तीनों पार्टीशंस आपस में कनेक्ट होंगे, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लो कि इन तीनों पार्टीशंस के बीच में मुझे पुल बनाने पड़ेंगे। अब पुल बनाने के लिए मेरे पास ज्योमेट्री तो है ही नहीं। जैसे ज्योमेट्री बढ़ाने के लिए मैं लूप कट ऐड करता हूं, जैसे ज्योमेट्री बढ़ाने के लिए मैं एक्सट्रूड करता हूं, जैसे ज्योमेट्री बढ़ाने के लिए मैं इंसर्ट करता हूं, वैसे ही ज्योमेट्री बढ़ाने के लिए मैं नाइफ टूल का यूज करता हूं। तो ब्लेंडर में नाइफ टूल का शॉर्टकट है के। जैसे ही मैंने के दबाया तो मेरा कर्सर एक नाइफ में कन्वर्ट हो गया। यहां एक बात आप कान खोल के सुन लो कि जनरली जब हम ब्लेंडर में नाइफ टूल को सबसे पहली बार यूज करते हैं तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। मुझे भी स्टार्टिंग में नाइफ टूल यूज करते वक्त काफी परेशानी होती थी, इसलिए ध्यान से समझना। के दबा के नाइफ टूल को एक्टिवेट करके सबसे पहले तो मुझे जहां से लाइन खींचनी शुरू करनी है वहां क्लिक कर दिया। फिर लेफ्ट साइड अपने माउस कर्सर को लेके जाने लगा और सी दबा दिया। यहाँ पे सी क्या करेगा, आपकी लाइन को ऑटोमेटिकली ही सीधी कर देगा। फिर सी दबाने के बाद मैंने जेड भी दबा दिया। यहाँ पे जेड क्या करेगा, जेड दबाते ही एक्चुअली आपका कट थ्रू का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो कि नाइफ टूल को यूज करते वक्त जेड दबाने से क्या होगा। देखो, अगर आप जेड नहीं दबाते हो तो ये नाइफ टूल आपके इन पार्टीशंस में कट तो लगाएगा, लेकिन सिर्फ सामने सामने इन तीन फेसेस पे ही कट लगाएगा। लेकिन अगर आप जेड दबाते हो तो ये नाइफ टूल आपके इन पार्टीशंस में थॉरो कट लगाएगा। थॉरो कट यानी कि आगे से पीछे तक पूरा का पूरा लूप कट ही लगेगा, ना कि सिर्फ सामने सामने लगेगा। फिर मैं अपने नाइफ टूल को तीसरे पार्टीशन के लेफ्ट साइड में ले गया और लेफ्ट क्लिक कर दिया। यहाँ पे इस बात को बड़े ही अच्छे से समझ लो कि सिर्फ लेफ्ट क्लिक करने से काम नहीं चलेगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद एंटर भी दबाना पड़ेगा। जैसे ही पार्टीशंस क्रिएट हो गए तो 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, फिर शिफ्ट दबा के ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया और एज मेन्यू को ओपन करने के लिए कंट्रोल ई दबाया, फिर ब्रिज एज लूप्स पे क्लिक कर दिया। अगेन शिफ्ट दबा के ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया और एज मेन्यू को ओपन करने के लिए कंट्रोल ई दबाया। और फिर ब्रिज एज लूप्स। एक बार फिर से के दबा के नाइफ टूल को एक्टिवेट किया। रेफरेंस इमेज में पार्टीशंस की ये जो इनकम्प्लीट लाइन दिख रही है, इसकी अप्रोक्सीमेट सिधाई में इधर क्लिक किया। लेफ्ट साइड अपने कर्सर को ले गया, सी जेड और लेफ्ट क्लिक दबा के एंटर दबा दिया। अगेन के दबा के नाइफ टूल को एक्टिवेट किया, थोड़ा सा ऊपर इधर क्लिक किया, लेफ्ट साइड अपने कर्सर को ले गया, सी जेड और लेफ्ट क्लिक दबा के एंटर दबा दिया। वापस से वही सेम स्टेप्स, इस फेस को और इस फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप्स, फिर इस फेस और इस फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप्स। नेक्स्ट जो चीज हम बनाएंगे वो है इस कैबिनेट के फ्रंट्स। तो कैबिनेट के फ्रंट्स बनाने के लिए इन चारों एजेस को सेलेक्ट किया और एफ दबा के फिल कर दिया। इन चारों एजेस को सेलेक्ट किया और एफ दबा के फिल कर दिया। इन चारों एजेस को सेलेक्ट किया और एफ दबा के फिल कर दिया। इन चारों एजेस को सेलेक्ट किया और एफ दबा के फिल कर दिया। मैंने जरा सा पेन अराउंड करके देखा तो अपने कैबिनेट के ये जो 4 फ्रंट्स हैं इनमें शेडिंग इशू आ रहा है। अब ध्यान से समझो, इस शेडिंग इशू की सबसे वियर्ड यानी कि विचित्र बात जो मुझे लगी वो ये कि पूरे मॉडल में शेडिंग आर्टिफैक्ट नहीं आ रहा, बस इन 4 फेसेस पे ही आ रहा है। इस पॉइंट से कम एक बात तो क्लियर हुई, क्योंकि पूरे 3D मॉडल में लफड़ा नहीं है, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ वाला ऑप्शन किसी खास काम का नहीं है। इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं ओवरलेज में गया और नीचे गया, इस नॉर्मल्स को टर्न ऑन किया और साइज को बड़ा कर दिया। सबसे पहले तो आप ये समझो कि नॉर्मल्स और कुछ नहीं बल्कि किसी भी फेस से 90 डिग्रीज एंगल पे बाहर निकलने वाली लाइन को ही बोला जाता है। थोड़ा भी आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये पाओगे कि हर फेस से एक नॉर्मल बाहर की तरफ आ रहा है।
लेकिन अपने किचन कैबिनेट के ये चारों हरामी फेसेस, इनमें से तो कोई नॉर्मल बाहर आ ही नहीं रहा। और अगर मैं पीछे जाके देखूं तो नॉर्मल इन चारों हरामी फेसेस का भी है, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ निकल रहा है। इनफैक्ट ओवरलेज में अगर मैं फेस ओरिएंटेशन को टर्न ऑन करूं तो ब्लेंडर भी तो इन चारों फेसेस को लाल रंग से डिनोट करके यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों ही फेसेस हरामी हैं। गुड न्यूज ये है कि आपकी ज्योमेट्री में किसी भी हरामी फेस को हरामखोरी से रोकने के लिए ब्लेंडर ने एक बहुत ही शानदार सा शॉर्टकट दे रखा है। इस कोने वाले लाल फेस को सेलेक्ट करो और शिफ्ट एन दबा दो। सिंपल। ऐसे ही अगले रेड फेस को सेलेक्ट करो और शिफ्ट एन दबा दो। और अगर अभी भी फेस रेड ना हुआ हो तो इनसाइड को भी एक्टिवेट और स्वाद अनुसार थिकनेस को एडजस्ट कर लिया। फिर सॉलिडिफाई मॉडिफायर को फोल्ड किया, बेवल मॉडिफायर लगाया, सेगमेंट्स को 3 किया और स्वाद अनुसार अमाउंट को एडजस्ट कर लिया। फिर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ किया, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन किया, वापस बेवल मॉडिफायर में आके शेडिंग में आके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया। बस अब क्या है, दूसरा हैंडल बनाने के लिए नमपैड 1 से फ्रंट ऑर्थो व्यू में गया और एक्सरे मोड में गया और इस हैंडल को शिफ्ट डी और जेड दबा के डुप्लीकेट करके ऊपर कर दिया। उसके बाद ये सर्कुलर की लॉक बनाने के लिए सबसे पहले तो शिफ्ट आरएमबी से अपने 3D कर्सर को इस सर्किल के पास यहां ले आया, ऐड में गया, मैश में गया और एक सर्किल ऐड कर लिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया और 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया। उसके बाद RX90 दबा के एक्स एक्सिस पे 90 डिग्रीज रोटेट कर दिया। S और 0.01 दबा के इसको स्केल डाउन कर दिया। यहाँ पे एक चीज तो मुझे साफ साफ नजर आ रही है कि ये सर्किल सेंटर में खाली है। तो सबसे पहले इस सर्किल के फेस को फिल करने के लिए मैं F दबा दूंगा और S दबा के थोड़ा और बड़ा कर दूंगा। I दबा के इसके फेस को मैंने इंसर्ट कर दिया और SZ दबा के उसको Z एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल कर लिया। उसके बाद अगर मैं X दबाऊंगा तो ब्लेंडर मुझसे पूछेगा कि आपको क्या डिलीट करना है, तो मैं फेस पे क्लिक कर दूंगा। फिर बचा क्या, वो ही मॉडिफायर्स वाला काम। और असाइनमेंट के रूप में वो काम आपको करना है, यानी कि पहले सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा के इसको मोटा करना है, फिर बेवल मॉडिफायर लगा के वही शेड स्मूथ वाला प्रोसेस करना है। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहते हुए ही एक्सरे मोड में जाके अगर मैं सबसे नीचे आ जाऊं तो ये देखता हूं कि यहाँ पे तो मेरे फ्रिज का बेस रेफरेंस इमेज से मैच हो ही नहीं रहा। अगेन वो ही बात कि मरते दम तक ट्वीकिंग चलती ही रहती है। तो मैं फ्रिज को सेलेक्ट करके एडिट मोड में गया और पेन अराउंड करके ये राइट साइड वाला फेस सेलेक्ट कर लिया। फिर वापस फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके और एक्सरे मोड में जाके रेफरेंस इमेज के हिसाब से इस फेस को एडजस्ट कर लिया और ये ही सेम एक्शंस मैंने राइट साइड वाले फेस के साथ भी कर लिए। लास्ट में दोनों रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बना के डिलीट कर दिया। इस बॉडी को सेलेक्ट किया और F2 दबा के इसका नाम रख दिया फ्रिज। फिर की लॉक को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दोनों हैंडल्स को सेलेक्ट किया और लास्ट में शिफ्ट दबा के फ्रिज को सेलेक्ट किया और पेरेंटिंग कर दी। फिर इस फ्रिज को उठा के मैंने फ्लोर पे रख दिया। फाइनली इसी के साथ आपका रेफ्रिजरेटर भी रेडी है। आगे के 3D मॉडल्स बनाने से पहले आपको दो शानदार शानदार ट्रिक्स बताता हूं। सबसे पहली ट्रिक है पेरेंटिंग से रिलेटेड। होपफुली आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि अभी जो हमने पेरेंटिंग की उसके हिसाब से ये फ्रिज तो बाप है, लेकिन ये की लॉक और ये दोनों हैंडल्स बेटे हैं। होपफुली आपको हायरार्की का मतलब भी पता होगा। अगर नहीं पता
तो बता दूं कि परदादा दादा बाप बेटा पोता परपोता ये जो पीढ़ियां होती हैं इसे ही हायरार्की बोला जाता है। तो आउटलाइनर पैनल में आके इस फ्रिज को सेलेक्ट करके अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट हायरार्की का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इस फ्रिज के नीचे वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। एनीवेज, अगर मैं Alt+A दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट कर दूं और इस फ्रिज को सेलेक्ट करके Shift+G दबाऊं तो ब्लेंडर मुझसे पूछेगा कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो अगर मुझे इस फ्रिज के बच्चे सेलेक्ट करने हैं तो मैं चिल्ड्रन पे क्लिक कर दूंगा और देखो ये तीनों सेलेक्ट हो गए। अब ये तीनों इस फ्रिज के बच्चे तो हैं लेकिन आपस में ये भाई बहन भी तो हुए ना। तो इनमें से एक को सेलेक्ट करके Shift+G दबा के अगर मैं सिबलिंग्स वाला ऑप्शन चूज कर लूं तो ये तीनों भाई बहन सेलेक्ट भी हो जाएंगे। दूसरी ट्रिक्स है ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने से रिलेटेड। खासकर बिगिनर लेवल पे बहुत बार ये डाउट आता है कि प्रोफेसर हमें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि जो हमें नए ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं वो एडिट मोड में ऐड करने हैं या ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी जो हमने इस फ्रिज के डोर्स बनाए हैं वो डोर्स अलग नहीं बल्कि इस फ्रिज में ही घुसे हुए हैं या यूं कह लो कि कनेक्टेड हैं। लेकिन रियल लाइफ में तो डोर्स सेपरेटेड होते हैं ना। देखो, इस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। अपनी 3D एनिमेशन पाइपलाइन की तीसरी वाली स्टेज आपको याद है कि नहीं? स्टोरी बोर्डिंग। अगर स्टोरी बोर्डिंग करते वक्त आपने ये डिसाइड किया है कि इस फ्रिज का आपको एनिमेशन करना है, यानी कि जब फाइनल वीडियो तैयार होगी तो उस वीडियो में इस फ्रिज के दोनों डोर्स खुलते हुए दिखाई देंगे एक्सेट्रा, तो ऐसे केस में आपको इस फ्रिज के जो पार्ट्स एनिमेट होने वाले हैं वो पार्ट्स अलग अलग ही मॉडल करने होंगे ताकि बाद में एनिमेशन करने में आसानी रहे। लेकिन अगर आपने स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पे ये डिसाइड किया है कि ये फ्रिज बस बैकग्राउंड में रखा रहेगा और इस फ्रिज के किसी पार्ट का इन एंड इटसेल्फ कोई एनिमेशन नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप इस फ्रिज के हैंडल्स को या डोर्स को एडिट मोड में ऐड करो या ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस फ्रिज को एक ही मैश बना दो या डिफरेंट मैशेस बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ इज, अगर किसी 3D मॉडल का एनिमेशन करने वाले हो तो उस 3D मॉडल के जिस जिस पार्ट का एनिमेशन होगा उसे सेपरेटली ही बना लीजिए। कोई भी 3D मॉडल एडिट मोड में ऐड करना है या ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करना है, ये डिसाइड करने में दूसरा फैक्टर जो आपकी हेल्प करेगा वो है मॉडिफायर्स को लगाना। देखो, एग्जाम्पल से समझो। एक तो मैंने क्यूब ऐड किया, दूसरा मैंने प्लेन ऐड किया। अब ये दोनों ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर इस प्लेन पे मुझे सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाना है तो पूरी फ्रीडम के साथ मैं वो लगा सकता हूं और इस क्यूब पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस क्यूब पे मुझे बेवल मॉडिफायर लगाना है तो पूरी फ्रीडम के साथ मैं वो लगा सकता हूं और इस प्लेन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा क्यूब ऐड करूं और उसी क्यूब के एडिट मोड में रहते हुए ही एक प्लेन भी ऐड कर लूं, तो ऐसे केस में चूंकि ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं प्लेन को ऐड करने के लिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाऊं तो वो क्यूब पे भी लग जाएगा और मुझे फ्रीडम मिल ही नहीं पाएगी। और अगर मैं क्यूब को बेवल करने के लिए बेवल मॉडिफायर लगाऊं तो वो इस प्लेन पे भी लग जाएगा और मुझे फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। इस लेसन में फ्रिज बनाते वक्त सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कभी कभी मजबूरी में हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग की अप्रोच भी लेनी पड़ती है। उसके बाद की लॉक बनाते वक्त हमने ये भी सीखा कि ब्लेंडर में जो सर्किल हम ऐड करते हैं वो ऑलरेडी फिल्ड नहीं आता, बल्कि उसे F दबा के हमें खुद ही फिल करना पड़ता है। फिर मैंने आपको हायरार्की के बारे में बताया और ये समझाया कि Shift+G शॉर्टकट का ब्लेंडर में क्या यूज होता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपको किसी 3D मॉडल का एनिमेशन करना हो तो जिन पार्ट्स का एनिमेशन करना है उन पार्ट्स को सेपरेटली ही बनाने की कोशिश करना, लेकिन अगर एनिमेशन नहीं करना है तो कैसे भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा मॉडिफायर्स को लगाने की फ्रीडम को भी ध्यान में रखा जाता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेसन में हम किचन के बचे हुए 3D मॉडल्स को बनाएंगे, लेकिन नया कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो होगा वर्टेक्स मॉडलिंग से रिलेटेड। ब्लेंडर के अंदर 3D मॉडलिंग करने की वर्टेक्स मॉडलिंग वाली अप्रोच हाईली इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 23rd लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में हम किचन कैबिनेट बना ही रहे थे
कि बीच में ही ज्योमेट्री ऐड करने के लिए हमें नाइफ टूल का इस्तेमाल करना पड़ा। नाइफ टूल को यूज करते वक्त मैंने आपको सी और जेड की इंपॉर्टेंस बताई और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी समझाया कि नाइफ टूल जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होना लाजमी है। फिर मैंने आपको बताया कि शेडिंग आर्टिफैक्ट अगर पूरी बॉडी पे आ रहा है तो ऑटो स्मूथ वाला ऑप्शन यूज करके हमारा काम बन सकता है, लेकिन अगर कुछ गिने चुने फेसेस पे आ रहा हो तो नॉर्मल्स का इशू है और शिफ्ट एन दबा के ही रिजॉल्व होगा। इस लेसन में हमारा पूरा का पूरा फोकस हम मेनली सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डाल देंगे, जो कि है वर्टेक्स मॉडलिंग। फ्राई पैन को बहुत ही आसानी से बनाने के बाद हम ये सीखेंगे कि इस फ्राई पैन का हैंडल, जो कि एक प्रकार से कस्टम शेप्स की कैटेगरी में आता है, उसको वर्टेक्स मॉडलिंग करके आखिर कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले कैबिनेट पे एक छोटा सा आर्टिफैक्ट का लफड़ा और पड़ रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं पेन अराउंड करके देखूं तो नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा शेडिंग आर्टिफैक्ट अभी भी आ रहा है। फर्दर अगर मैं किचन कैबिनेट के बेस पे जूम इन करूं तो साफ साफ मुझे यहाँ पर टोपोलॉजी की प्रॉब्लम नजर आ रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट आ रहा है। टैब दबा के एडिट मोड में जाऊं और पास में जाके देखूं तो यहाँ पे एक ऐसा फेस बन रहा है जिसकी टोटल 7 साइड्स हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है और उसको आप ध्यान से समझना। देखो, 3D मॉडलिंग करने का एक सिंपल सा नियम है कि आपकी 3D मॉडल की टोपोलॉजी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा क्वाड होनी चाहिए। पर प्रोफेसर, ये टोपोलॉजी और क्वाड का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या? देखो, टोपोलॉजी का मतलब है आपकी किसी भी 3D मॉडल का स्ट्रक्चर, या और आसान करके बोलूं तो आपके किसी भी 3D मॉडल का एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपके मॉडल में एजेस मिल मिल के किस टाइप के फेसेस बना रही हैं, और क्वाड का मतलब हुआ 4। तो अगर देसी भाषा में आपको समझाऊं, इस पूरी कहानी का इतना सा मतलब है कि आपके 3D मॉडल में जो भी फेसेस हों वो ज्यादा से ज्यादा क्वाड फेसेस ही होने चाहिए, या फिर यूं कह लो कि वो सिर्फ 4 ही साइड्स से मिलके बनने चाहिए, ना 3 ना 5। लेकिन यहाँ पे हद ही पार हो गई, 7 साइड्स का एक फेस। हटाओ भाई हटाओ, इसको जल्दी से हटाओ। तो इस फेस को यहां से हटाने के लिए मैंने ऑल्ट दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया और सी दबा के सर्कल सेलेक्ट का ऑप्शन चालू किया। उसके बाद मैंने सारी वर्टिसेस सेलेक्ट कर ली। अब सर्कल सेलेक्ट मोड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक किया और उसके बाद एम दबा दिया। देखो, ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट मोड में अगर हम एम दबाते हैं तो कलेक्शन का ऑप्शन खुलता है, लेकिन अगर एडिट मोड में हम एम दबाते हैं तो मर्ज का मेन्यू खुल जाता है। तो एम दबाते ही हमने ब्लेंडर को बोल दिया कि इन सारी वर्टिसेस को हमें मिलाना है। अब ब्लेंडर पूछेगा कि कहां मिलाना है, तो मैं सेंटर पे क्लिक कर दूंगा और देखो वो फेस गायब भी हो गया और एक सिंगल वर्टेक्स बन भी गई। ऐसे ही मैंने ऑल्ट दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया, सी दबा के ये सारी वर्टिसेस सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और एम दबा के सेंटर पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैंने ऑल्ट दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया, सी दबा के ये सारी वर्टिसेस सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और एम दबा के सेंटर पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैंने ऑल्ट दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया, सी दबा के ये सारी वर्टिसेस सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और एम दबा के सेंटर पे क्लिक कर दिया। ऐसे ही मैंने ऑल्ट दबा के सब कुछ डी सेलेक्ट किया, सी दबा के ये सारी वर्टिसेस सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और एम दबा के सेंटर पे क्लिक कर दिया। फिर सेंटर में इन चारों के लिए भी एक एक करके सेम एक्शन लिया। ऊपर इन दोनों के लिए भी एक एक करके सेम एक्शन लिया। फिर लास्ट वाली लाइन में ऊपर से ये एक, फिर ये दोनों, और फिर ये नीचे वाली एक के साथ भी वो ही सेम एक्शन लिया। ये जो भी हमने डीप जाके सफाई की 3D इंडस्ट्री में मॉडलिंग करते वक्त, इसी प्रोसेस को टोपोलॉजिकल क्लीनिंग बोला जाता है। और कॉमन सेंस की बात यह है
कि ये प्रोसेस ऑब्वियसली सबसे लास्ट में ही किया जाएगा। एनीवेज, F2 दबा के इसका नाम रख दिया किचन कैबिनेट, और आउटलाइनर पैनल में इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेलेक्ट हायरार्की पे क्लिक करके H दबा के हाइड कर दिया। शिफ्ट C दबा के 3D कर्सर को सेंटर में लाया और नमपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया। इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में जाके फ्राई पैन फ्रंट और फ्राई पैन टॉप वाली रेफरेंस इमेज को डाउनलोड कर लिया। ऐड में गया, इमेज में गया और रेफरेंस में जाके फ्राई पैन फ्रंट को लोड कर दिया और फिर टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और इमेज में गया और सेम प्रोसीजर के थ्रू फ्राई पैन टॉप को भी लोड कर लिया। दोनों रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बनाया और एक सिलेंडर ऐड किया। टैब दबा के एडिट मोड में गया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया और इस नीचे वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड में गया और G और S बार बार दबा के इस फेस की बॉटम बेस के साथ मैचिंग कर दी। एडिट मोड में इन्वर्ट कमांड को यूज करने के लिए कंट्रोल I दबाया। आपको फिर से याद दिला दूं कि जब भी हमें जो सेलेक्टेड है वो डीसेलेक्ट करना हो और जो डीसेलेक्टेड है वो सेलेक्ट करना हो, तब हम इन्वर्ट कमांड का यूज करते हैं। X दबा के इन सारे फेजेस को डिलीट किया और पेन अराउंड करके इस बचे हुए फेस को भी सेलेक्ट कर लिया। E दबा के एक्सट्रूड किया, S दबा के स्केल किया, फिर से E दबा के एक्सट्रूड किया, S दबा के स्केल किया, X दबा के ऊपर वाला फेस डिलीट किया और चूंकि दुनिया का कोई भी तवा इतना पतला हो ही नहीं सकता, इसलिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा के थिकनेस को स्वाद अनुसार चेंज कर लिया। फिर बेवल मॉडिफायर लगा दिया, सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट को 0.005 कर दिया। यदि आपका लैपटॉप या पीसी थोड़ा पावरफुल है और लल्लू पंजू नहीं है, तो इस तवे को और ज्यादा चिकना चुपड़ा बनाने के लिए आप सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी लगा सकते हो। उसके बाद वही शेड स्मूथ वाला काम। फाइनली जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ ही गया। अब इस फ्राई पैन का जो हैंडल है वो हम वर्टेक्स मॉडलिंग से बनाएंगे, इसलिए ऐड में गया, मैश में गया और सिंगल वर्ड पे जाके ऐड सिंगल वर्ड को ऐड कर दिया। इस बात का खास ध्यान रखना कि अगर आप वर्टेक्स मोड में नहीं हो तो वर्टेक्स की एग्जिस्टेंस का आपको पता चलेगा ही नहीं। इसलिए मैं 1 दबा के वर्टेक्स मोड में गया और G दबा के इस वर्टेक्स को यहां से उठा के यहां रख दिया। फिर E दबा के एक्सट्रूड किया और तवे के लेवल पे यहां ऊपर ले आया। फिर E दबा के एक्सट्रूड किया तो इस मोड पे रख दिया और E दबा के एक्सट्रूड किया तो यहां आगे रख दिया। यहां पे एक बात को ध्यान से समझ लो, जब मैं वर्टेक्स मॉडलिंग सबसे पहली बार सीख रहा था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस चीज की मुझे होती थी वो ये कि ऐसे मोड पे या ऐसी गोलाई पे या इंग्लिश में बोलूं तो ऐसे जो राउंड शेप्स होते हैं वहां पे वर्टेक्स को एक एक करके गोलाई में कैसे सजाऊंगा। लेकिन ब्लेंडर ने ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम का इतना शानदार सॉल्यूशन दे रखा है कि पूछो ही मत। इस मोड वाली वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, G दबा के ऊपर मूव किया और कंट्रोल शिफ्ट B दबा के बेवल कर दिया और माउस व्हील से सेगमेंट्स बढ़ा दिए। इस बात का यहां पे खास ध्यान रखना कि वर्टेक्स को बेवल करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट B और एजेस को बेवल करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल B। फिर इस आगे वाली एज को पकड़ा और थोड़ा सा जूम आउट करके E दबा के इधर लंबा एक्सट्रूड कर दिया। फिर E दबा के अगर अभी भी फेस रेड ना हुआ हो तो इनसाइड को भी एक्टिवेट कर दो।
ऐसे ही अगले रेड फेस को सेलेक्ट करो और शिफ्ट एन दबा दो, और अगर अभी भी फेस रेड ना हुआ हो तो इनसाइड को भी एक्टिवेट कर दो। ऐसे ही अगले रेड फेस को सेलेक्ट करो और शिफ्ट एन दबा दो, और अगर अभी भी फेस रेड ना हुआ हो तो इनसाइड को भी एक्टिवेट कर दो। अब आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इन चारों फेसेस में से भी नॉर्मल्स बाहर आ चुके हैं। एनीवेज, ओवरलेज में जाके वापस मैंने फेस ओरिएंटेशन को बंद कर दिया और नॉर्मल्स को भी बंद कर दिया। शिफ्ट दबा के इन चारों फेसेस को सेलेक्ट किया और आई दबा के इनसेट कर दिया। ऑल्ट ई दबा के सेकंड ऑप्शन चूज किया और थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। फिर से थोड़ा सा इंसर्ट किया और ऑल्ट ई दबा के सेकंड ऑप्शन को चूज करके थोड़ा सा अंदर की ओर एक्सट्रूड कर दिया। फिर से थोड़ा सा इंसर्ट किया और ऑल्ट ई दबा के सेकंड ऑप्शन को चूज करके थोड़ा सा अंदर की ओर एक्सट्रूड कर दिया। फिर से थोड़ा सा इंसर्ट किया और ऑल्ट ई दबा के सेकंड ऑप्शन को चूज करके थोड़ा सा अंदर की ओर एक्सट्रूड कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में गया, उसके बाद बेवल मॉडिफायर लगा के सेगमेंट्स को 3 कर दिया और अमाउंट को 0.003 कर दिया। फिर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया। नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन कर लिया और बेवल मॉडिफायर में जाके हार्डन नॉर्मल्स को एक्टिवेट कर दिया। इस लेसन के असाइनमेंट के रूप में जैसे फ्रिज के लिए हमने हैंडल्स बनाए थे, वैसे ही इन चारों फ्रंट्स के पार्टीशंस के लिए आपको भी हैंडल बनाने हैं। एनीवेज, फर्दर सिंक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, शिफ्ट आरएमबी से 3D कर्सर को इधर लेके आया, देन आई एडेड अ क्यूब, और एक्सरे मोड में जाके रेफरेंस इमेज को ध्यान में रखते हुए इस क्यूब की स्केलिंग वगैरह कर ली। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में गया, शिफ्ट डी और वाई दबा के इस क्यूब को डुप्लीकेट करके वाई एक्सिस पे इधर मूव कर दिया। वापस अपने किचन कैबिनेट को सेलेक्ट किया, बेवल मॉडिफायर को फोल्ड किया और बुलियन मॉडिफायर ऐड कर दिया। और बुलियन मॉडिफायर में टारगेट के रूप में इस क्यूब को भी सेलेक्ट कर दिया। अब यहां पे आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना कि मॉडिफायर्स का जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी कि हमेशा ही हमें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडिफायर ऊपर है और कौन सा मॉडिफायर नीचे है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए इस कैबिनेट का और बॉक्स का डुप्लीकेट बना के मैं साइड में कर लेता हूं। अब ध्यान से समझो, लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट में हमारा बेवल मॉडिफायर ऊपर है और बुलियन नीचे है। इसका मतलब अगर हम ये मॉडिफायर्स अप्लाई करते हैं तो पहले बेवलिंग हो जाएगी और उसके बाद बुलियन यानी कि कट लगेगा। इससे घाटा ये होगा, चूंकि कट बाद में लग रहा है और बेवलिंग पहले ही हो चुकी है, तो जहां पे कट लगने वाला है वहां हमको बेवल्ड एजेस नहीं मिलेंगी, जो कि रियल लाइफ के हिसाब से एकदम गलत है। लेकिन अगर मैं राइट साइड वाले कैबिनेट को सेलेक्ट करके बुलियन मॉडिफायर के इस डाउन एरो पे क्लिक करके मूव टू फर्स्ट पे क्लिक कर दूं और फिर अप्लाई ऑल पे क्लिक करके दोनों ही मॉडिफायर्स को अप्लाई कर दूं, तो जैसे ही इस कटर को डिलीट करके पास में जाके देखता हूं तो मुझे एक शानदार सा बेवल मिल रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में चूंकि हमने बुलियन मॉडिफायर को ऊपर कर दिया था तो पहले तो कट लग गया और उसके बाद इन कटी हुई एजेस में भी बेवलिंग हो गई। यही कारण है कि मॉडिफायर्स का जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है और हमें मॉडिफायर के ऑर्डर के बारे में रियल लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से ही सोचना पड़ता है।
अब इस सिंक वाले क्यूब को सेलेक्ट किया और वापस कैबिनेट के ऊपर ले आया। फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके शिफ्ट डी और जेड दबा के इसी क्यूब को जेड एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया। फिर टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके टैब दबा के एडिट मोड में जाके एस और शिफ्ट जेड दबा के इस डुप्लीकेटेड क्यूब को सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे ही स्केल कर दिया। रेफरेंस इमेज में जाके अप्रोक्सीमेट सिंक की पोजीशन देखी और स्केल और मूवमेंट करके उसी टाइप का एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। ऑल्ट ए दबा के सब कुछ डीसेलेक्ट किया, 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, शिफ्ट दबा के ये चारों कॉर्नर वाली एजेस सेलेक्ट की और कंट्रोल भी दबा के बेवलिंग कर दी। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में गया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले एज में जाके इसको टेक्सचर्ड से वायर कर दिया। फिर नीचे वाले क्यूब को सेलेक्ट किया, फिर बुलियन मॉडिफायर लगा के इस ऊपर वाले क्यूब को टारगेट सेलेक्ट कर लिया और वो भी पिकर की हेल्प से। ऊपर वाले क्यूब को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में गया, ऑल्ट जेड से एक्सरे मोड में गया, ए से सेलेक्ट ऑल किया और एस जेड दबा के इसको स्केल डाउन करके इतना ऊपर कर दिया। फिर टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में गया और नीचे वाले क्यूब को सेलेक्ट करके बुलियन मॉडिफायर अप्लाई कर दिया। इस कटर को डिलीट किया और सिंक पे बेवल मॉडिफायर लगा के सेगमेंट को 3 किया और अमाउंट की वैल्यू को 0.01 कर दिया। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ किया, ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन किया और बेवल मॉडिफायर के शेडिंग में जाके हार्डर नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर लिया। फिर जी और जेड दबा के इस सिंक को इसकी राइट पोजीशन पर रख दिया और उसके बाद पानी जाने के लिए यहां पे जो होल होता है वो होल बनाना आपका काम है। सोचो और बनाओ, कैसे बनाओगे। फाइनली सबसे लास्ट में सिंक को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के किचन कैबिनेट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल पी दबा के पेरेंटिंग कर दी। फिर दोनों रेफरेंस इमेजेस को सेलेक्टेबल बनाया, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इस लेसन में सबसे पहले तो रेफरेंस इमेजेस को ऐड करके हमने किचन कैबिनेट बनाने की शुरुआत की। फिर के दबा के नाइफ टूल को यूज करते वक्त सी दबा के स्ट्रेट लाइन में रहने की और जेड दबा के कट थ्रू के ऑप्शन को एक्टिवेट करने की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में भी मैंने बताया। और फाइनली मैंने शिफ्ट एन दबा के जो नॉर्मल्स को रिकैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको समझाया। अनफॉर्चुनेटली इस लेसन में हम वर्टेक्स मॉडलिंग के बारे में बात नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट लेसन में डेफिनेटली फ्राई पैन बनाते वक्त मैं आपको वर्टेक्स मॉडलिंग की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। ब्लेंडर में 3D मॉडलिंग करने की जो वर्टेक्स मॉडलिंग वाली अप्रोच है वो आपको हद से ज्यादा फ्रीडम कैसे देती है, इस बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 24th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में सबसे पहले हमने टोपोलॉजी की बात की। क्वाड फेसेस की बात करते वक्त ब्लेंडर जो हमको वर्टिसेस मर्ज करने का ऑप्शन देता है उस बारे में भी मैंने आपको बताया। 7 साइड्स वाले सारे फेसेस डिलीट करने के बाद पहले तो हमने अपने फ्राई पैन का कंटेनर बना लिया और उसके बाद वर्टेक्स मॉडलिंग को यूज करके हैंडल बना लिया। वर्टेक्स मॉडलिंग में बेवलिंग करने का जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया वो था कंट्रोल शिफ्ट बी से रिलेटेड। इस लेसन में थ्योरी ज्यादा होगी और प्रैक्टिकल कम। इस लेसन में जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन किए हैं। कहीं आपको किताबों, पीडीएफ, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलने वाले, इसलिए उन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मर्ज बाय डिस्टेंस ऑप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाऊंगा। मेनली तो हम ये देखेंगे कि मर्ज बाय डिस्टेंस और मर्ज एट सेंटर जो ऑप्शंस हमने पिछले लेसन में यूज किए थे, इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है।
वो सब तो ठीक है प्रोफेसर, आप तो बस ये बताओ कि ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या। इस फ्राई पैन के हैंडल की ज्योमेट्री खराब तो हो गई, लेकिन बेवल मॉडिफायर लगाना भी तो जरूरी है ना। फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसते भी हो तो आपको करना यह है कि अपना डिसीजन खुद लेना है, और डिसीजन इस बेसिस पे लेना है कि जब आप अपना वर्क किसी को दिखाओगे तो तवे का ये हैंडल सबसे सामने, सबसे फोकस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, या साइड में और बैकग्राउंड में रखा हुआ एक कोई भी नॉर्मल 3D असेट होगा। यदि आप 10 मिनट्स का पूरा एनिमेशन इस तवे के हैंडल को फोकस करके ही बनाने वाले हो, या फिर यूं कह लो कि दुनिया आपके इस तवे को ही आंख फाड़ फाड़ के देखेगी, तो आपको इसकी ज्योमेट्री सही कर लेनी चाहिए और बेवल मॉडिफायर अच्छे से लगा देना चाहिए। लेकिन आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये तवे का हैंडल बैकग्राउंड या साइड असेट होने वाला है, तो इसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। परंतु आगे बढ़ने से पहले इस बात का भी खास ध्यान रखना कि अभी तक हमने बहुत सारे 3D मॉडल्स बनाए, उनमें तो हमारी ज्योमेट्री खराब नहीं हुई, लेकिन इसमें ज्योमेट्री मेनली इसलिए खराब हुई क्योंकि ये 3D मॉडल हमने वर्टेक्स मॉडलिंग की अप्रोच को लेके बनाया है। अभी तक एक बात तो आपको समझ आ रही होगी कि अगर कोई नॉर्मल 3D मॉडल होगा तो वो नॉर्मल बेसिक शेप्स को ऐड करके मॉडलिंग करने वाली अप्रोच से भी बन जाएगा, लेकिन वर्टेक्स मॉडलिंग मोस्टली हम तब ही यूज करते हैं जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाना हो, और अगर कॉम्प्लेक्स शेप बनाओगे तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का लफड़ा चलता रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हो कि तवे का ये हैंडल आपका फोकस ऑब्जेक्ट हो, ज्योमेट्री खराब ना हो और बेवलिंग वगैरह सब हो जाए, तो आप ज्योमेट्री सही ऐसे करोगे कि इसके एडिट मोड में जाके 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाओगे, ऊपर स्नैपिंग में जाके वर्टेक्स स्नैपिंग को टर्न ऑन कर लोगे, ऐसी वर्टिसेस जो आगे पीछे हो रखी हैं उसको जी दबा के मूव करोगे, उसके जस्ट साइड में जिस वर्टेक्स से वो कनेक्टेड होनी चाहिए थी उस वर्टेक्स के ऊपर अपने माउस कर्सर को लेके जाओगे और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा दोगे। कंट्रोल बटन दबाते ही होगा क्या, इस वर्टेक्स की उस वर्टेक्स पे स्नैपिंग हो जाएगी। अगेन सेम स्टेप्स लेते हुए ही आगे वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, जी दबा के मूव किया, अपने माउस कर्सर को पास वाली वर्टेक्स पे ले गया और स्नैप कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है कि इस एक वर्टेक्स के ऊपर दूसरी वर्टेक्स भी रखी हुई है और इस एक वर्टेक्स के ऊपर भी दूसरी वर्टेक्स रखी हुई है। प्रॉब्लम की बात यह है कि ब्लेंडर इस चीज को हद से ज्यादा हेट करता है। जैसे ही आपके 3D मॉडल की पूरी ज्योमेट्री में कहीं भी वर्टेक्स पे वर्टेक्स, फेस पे फेस और एज पे एज आई, वैसे ही पूरे 3D मॉडल की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए मैं पैन अराउंड करके थोड़ा सा ऐसे घूम गया और ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में गया, बी दबा के ऐसा बॉक्स बनाया कि जहां एक के ऊपर एक वर्टेक्स बैठी हुई हैं, वो सेलेक्ट हो जाएं। फिर एम दबा के मर्ज मेन्यू को ओपन किया और इस बार सेंटर की बजाय बाय डिस्टेंस वाला ऑप्शन चूज कर लिया। बाय डिस्टेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ब्लेंडर ने मुझे बता भी दिया कि आपकी 2 वर्टिसेस एकदम एक्स्ट्रा थी, एक के ऊपर एक बैठी थी और वो हटाई जा चुकी हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये पूरी ज्योमेट्री क्लीन करनी होगी। लेकिन मैं इसको ऐसे ही पड़े रहने दूंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी रेफरेंस इमेज को ओपन करूं तो मेरा अभी जो टारगेट है यानी कि फर्निश्ड 3D रूम बनाना, उसमें ये तवा कैमरे से काफी दूर है, किचन में एकदम अंदर की ओर है और मेन फोकस में नहीं है। बाय द वे, क्लोजिंग करने से पहले मैं आपको असाइनमेंट्स दे देता हूं। असाइनमेंट्स में ऐसे मॉडल्स जो कि बहुत बहुत ज्यादा इजी हैं। सबसे पहले तो ये कि इस तवे के हैंडल पे 3 कटे हुए स्फीयर्स इधर बनाने हैं और 3 कटे हुए स्फीयर्स बाहर की ओर बनाने हैं। उसके बाद बुलियन मॉडिफायर को लगा के ये चॉपिंग बोर्ड्स बनाने हैं। इन चॉपिंग बोर्ड्स की रेफरेंस इमेज आपको मटेरियल सेक्शन में मिल ही जाएगी। फिर स्फीयर्स को यूज करके ये फ्रूट बॉल बनाना है, इसकी रेफरेंस इमेज भी आपको मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। सिलेंडर को यूज करके ये वाटर ग्लास बनाना है, इसकी रेफरेंस इमेज भी मिल जाएगी। ये स्मॉल बाउल, स्मॉल प्लेट और लार्ज प्लेट भी बहुत आसान है, ये भी बनाने हैं और इनकी रेफरेंस इमेजेस भी आपको मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है ये तो एकदम सिंपल है और इसको भी बना लेना। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, ताकि आप मॉडल्स को अच्छे से एनालाइज कर पाओ, उनको आसानी से ऑब्जर्व कर पाओ, इसलिए ये ब्लेंड फाइल भी मैं आपको दे दूंगा। इस ब्लेंड फाइल में कलेक्शंस को बंद चालू करके आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ एनालिसिस करने के लिए ही ये ब्लेंड फाइल मैं आपको दे रहा हूं। लेसन्स को फॉलो करके ईमानदारी से 3D को बेसिक से सीखना, ये 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि किसी भी 3D मॉडल को आप कितना टाइम दोगे, एग्जैक्टली ये डिसीजन लेने में जो फैक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर फ्राई पैन का हैंडल हमारा मेन फोकस होगा तो उसकी ज्योमेट्री ठीक करने के लिए
जो फालतू फोकट और फ्री वर्टिसेस पड़ी हुई हैं उनको जोड़ जोड़ के हमें लूप्स बना के ज्योमेट्री ठीक करनी है बस। फिर लास्ट में मैंने आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए आपको काफी सारे असाइनमेंट्स भी दिए और उनकी रेफरेंस इमेजेस आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगी, ये भी बताया। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको अपेंड करना सिखाऊंगा। नल को अपेंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग क्यों है और एप्पल को अपेंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग क्यों है और मेनली लिंक और अपेंड में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हैंगर बनाएंगे, वाइन ग्लास बनाएंगे और कॉफी कप बनाते हुए अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर देंगे। हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द 25th लेसन ऑफ मॉड्यूल 3। पिछले लेसन में मैंने आपको यही बताया कि ज्योमेट्री को क्लीन कैसे करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो ये कि आखिर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ज्योमेट्री हमें क्लीन करनी भी है कि नहीं। मैंने आपको ये भी सिखाया कि एडिट मोड में वर्टिसेस को सेलेक्ट करके एम दबाने से हम मर्ज मेन्यू को ओपन कर सकते हैं और आखिर कैसे मर्ज बाय डिस्टेंस वाला ऑप्शन मर्ज एट सेंटर वाले ऑप्शन से कंप्लीटली डिफरेंट है। इस लेसन में सबसे पहले तो मैं आपको वाइन ग्लास बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद कॉफी कप बनाना सिखाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो ये कि ब्रिज एज लूप्स वाला ऑप्शन जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल कैसे है। वाइन ग्लास बनाते वक्त हम ये भी सीखेंगे कि बेवलिंग करते वक्त आखिर किस तरीके से इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि एजेस एक दूसरे के अंदर ना घुस जाएं। फिर फॉर्क बनाते वक्त मेनली मैं आपको रेफरेंस इमेजेस का एडजस्टमेंट कैसे करना है ये बताऊंगा। आगे प्रोसीड करते हुए सबसे पहले तो हैंडल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के तवे को सेलेक्ट किया और कंट्रोल पी दबा के पेरेंट कर दिया। फिर एच दबा के इन दोनों को हाइड कर दिया। दोनों रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बनाया, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। शिफ्ट सी से कर्सर को सेंटर में लाया, फिर फ्रंट ऑर्थो व्यू में गया और वाइन ग्लास फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज ऐड कर दी। फिर टॉप ऑर्थो व्यू में जाके वाइन ग्लास टॉप वाली रेफरेंस इमेज ऐड कर दी। उसके बाद आउटलाइनर पैनल में जाके दोनों ही रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बना दिया। फिर एक सिलेंडर ऐड किया। नीचे ये जो ऐड सिलेंडर वाला मेन्यू है इसको क्लिक करके वर्टिसेस को 100 कर दिया। टैब दबा के एडिट मोड में गया और S+Z दबा के उसको Z एक्सिस पे स्केल कर दिया। कर्सर को यहां सेंटर में एज के पास लेके आया। टोटल 20 लूप कट्स लगाने के लिए कंट्रोल R दबा के 20 दबा दिया और लगातार 2 बार एंटर भी दबा दिया। 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड में गया और नीचे से एक एक करके इन एजेस को रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल डाउन करता गया। इस बात का भी खास ध्यान रखना कि जब आप स्केल करते हो तो रेफरेंस इमेज की इनर लाइन नहीं बल्कि ये आउटर लाइन तक ही स्केल डाउन करना। उसके बाद ये सबसे नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली एज को छोड़ के सारे के सारे हॉरिजॉन्टल एज लूप्स को सेलेक्ट कर लो। तो ऐसा करने के लिए मैंने नीचे से सेकंड वाले पे डबल क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के रखा और उसके ऊपर वाली पे डबल क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबा के रखा और उसके ऊपर वाली पे डबल क्लिक किया। बस ऐसे ही चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। बस इतनी सी कृपा कर देना कि सबसे ऊपर वाली को छोड़ देना।
फिर कंट्रोल भी दबा के बेवल कर दो। और बेवलिंग करते वक्त जिस एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है वो ये कि जो एजेस बेवल हो रही हैं, या फिर और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ये ऑरेंज ऑरेंज फेसेस जो आपको दिख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे के अंदर ना घुस जाएं, वरना ज्योमेट्री खराब हो जाएगी। उसके बाद माउस व्हील को स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके सेगमेंट्स को 4 कर देना। लेकिन प्रोफेसर हमें पता कैसे चलेगा कि सेगमेंट्स कितने हैं टोटल? ये देखो, जब आप बेवलिंग करते हो तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि टोटल सेगमेंट्स फिलहाल कितने हैं। बेवलिंग करने के बाद ऑल्टे दबा के सब कुछ डीसेलेक्ट कीजिए और सबसे नीचे वाले एज लूप को सेलेक्ट करके ई दबा के नीचे एक्सट्रूड कर दीजिए। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में जाओ, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करो और एक्स दबा के डिलीट कर दो। फिर आउटलाइनर पैनल में जाकर रेफरेंस इमेज को सेलेक्टेबल बनाओ और डिलीट कर दो। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाओ और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दो। फिर सबसे पहले सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाओ और थिकनेस को 0.05 कर दो। उसके बाद बेवल मॉडिफायर लगाओ और सेगमेंट्स को 3 करने के बाद अमाउंट को 0.005 कर दो। हो सकता है आपका वाइन ग्लास का बेस भी नीचे से खराब हो गया हो। अगर हो गया है तो सबसे नीचे वाली एज को थोड़ा और नीचे कर दो। फिर F2 दबा के इसका नाम रख दो वाइन ग्लास और H दबा के हाइड कर दो। उसके बाद नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया और कॉफी कप फ्रंट नामक रेफरेंस इमेज को ऐड कर लिया। नंपैड 7 से टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, कॉफी कप टॉप नामक रेफरेंस इमेज को ऐड कर लिया। दोनों रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बनाया और फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके एक सर्किल ऐड कर लिया। मेक श्योर इस ऐड सर्किल वाली मेन्यू में जाके अगर आप देखो तो आपकी वर्टिसेस 32 ही हों। टैब दबा के एडिट मोड में गया, 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में गया, ए दबा के पूरा सर्कल सेलेक्ट किया और रेफरेंस इमेज के एकदम बेस में नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर यहां पे इस सर्किल को जी दबा के रख दिया। याद रखना एस दबा के स्केलिंग का एडजस्टमेंट और ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में आना जाना चलता रहना चाहिए। ई और जेड दबा के जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड किया और रेफरेंस इमेज के एकदम टॉप तक ले गया। फिर एस दबा के इसको स्केल कर दिया। चूंकि सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करने पे इसके बॉटम ज्यादा स्मूथ ना हो जाएं, इसलिए कंट्रोल आर दबा के एक लूप कट ऐड किया और दूसरा लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म करने से पहले उसको इधर नीचे ले आया। फिर हैंडल्स को बाहर निकालने के लिए भी तो ज्योमेट्री चाहिए, इसलिए एक लूप कट इधर ऊपर हैंडल के पास ऐड किया और एक लूप कट इधर हैंडल के नीचे की तरफ ऐड किया। उसके बाद 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, डबल लेफ्ट क्लिक करके नीचे वाले इस लूप को सेलेक्ट किया और F दबा के फेस को फिल कर दिया। फिर सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाया, थिकनेस की वैल्यू कर दी 0.1 और एंटर दबा दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है
जब तक कोई मॉडिफायर अप्लाई नहीं कर दिया जाता तब तक वो फेक ज्योमेट्री दिखाता है। इसका प्रूफ ये है कि अगर अभी मैं एडिट मोड में जाऊं तो सिर्फ अंदर वाले फेसेस ही सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन बाहर वाले फेसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकता। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई किया ही नहीं है। लेकिन कब का ये हैंडल अगर हमें बनाना है तो इन बाहर वाले फेसेस को सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अप्लाई ऑल पे क्लिक करके सबसे पहले तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया और फिर बाहर वाले इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट कर लिया और फिर बाहर वाले इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट कर लिया। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके फिर ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में जाके इन दोनों ही फेसेस को ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया। और अगर ये नीचे की तरफ जेड एक्सिस पे इस प्रकार एक्सट्रूड होने लग जाएं तो आप जेड दबा दो ताकि सिर्फ जेड एक्सिस पे नहीं, ये फ्रीली एक्सट्रूड होने लग जाएं। तो एक्स एक्सिस की सिधाई में मैंने कुछ इस प्रकार से एक्सट्रूड कर दिया। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में रहते हुए ही इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट किया और आई दबा के इंसर्ट कर दिया। फिर कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप्स पे क्लिक किया और सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के इसके लेवल को 1 से 3 कर दिया। फिर टैब दबा के एडिट मोड में गया और रेफरेंस इमेज के हिसाब से इन फेसेस को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3D मॉडल तैयार होने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमेशा ही चलता रहना चाहिए। उसके बाद दोनों रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बनाया और डिलीट कर दिया। इस कॉफी कप में जो एक प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है वो ये कि नीचे कुछ रिपल्स आ रहे हैं। तो मैंने एडिट मोड में जाके नीचे वाले इस फेस को सेलेक्ट किया, आई दबा के थोड़ा सा इंसर्ट कर दिया तो रिपल्स को गायब कर दिया। और ताकि इस कॉफी कप का बेस भी बन जाए तो ई और जेड दबा के नीचे की ओर एक्सट्रूड भी कर दिया। सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की वजह से यहां पे एक्सट्रूडेड फेस के अंदर घुमाव आ रहा है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम वही काम करेंगे जो काम हमने पहले नल यानी कि टैब बनाते वक्त किया था। कंट्रोल आर दबा के लूप कट ऐड किया और दूसरा लेफ्ट क्लिक करने से पहले उसको नीचे मूव कर दिया। रिपल्स की प्रॉब्लम अंदर भी आ रही है तो अगेन 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, इस फेस को सेलेक्ट किया और आई दबा के इंसर्ट कर दिया। याद रखना अगर फेस सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो मॉडिफायर्स पैनल में इस टीवी वाले आइकन पे क्लिक करके हमेशा ही मॉडिफायर को टेम्परेरी बेसिस पे 3D व्यू पोर्ट में डिसेबल कर सकते हो और फेसेस सेलेक्ट करके वापस इसको एनेबल करके इंसर्ट वगैरह कर सकते हो। लास्ट में F2 दबा के इसका नाम रख दिया कॉफी कप और H दबा के हाइड कर दिया। फ्रंट व्यू में रहते हुए ही फोर्क फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज को ऐड किया। राइट ऑर्थो व्यू में जाके फोर्क साइड वाली रेफरेंस इमेज को ऐड किया। लेकिन दोनों रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बनाने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। एक नया क्यूब ऐड किया, टैब दबा के एडिट मोड में गया और S प्लस पॉइंट 1 दबा के उसको छोटा कर दिया। ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में गया, क्यूब को मूव करके यहां नीचे ले आया और गिज्मोस की मदद से रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया। लेकिन जैसे ही नमपैड 3 से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया तो रेफरेंस इमेज इस क्यूब के मुकाबले कहीं और ही पड़ी हुई है।
अब यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कि इस क्यूब को उठा के मूव कर दूं और इस साइड वाली रेफरेंस इमेज के हिसाब से सेट करने लग जाऊं। लेकिन ऐसा करते ही अगर मैं फ्रंट ऑर्थो व्यू में जाके देखूंगा तो फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज के साथ मैचिंग नहीं हो पाएगी। तो ये ऑप्शन तो यहीं बंद हो गया। सेकंड ऑप्शन ये कि वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाके इस साइड वाली रेफरेंस इमेज को सेलेक्ट करके और उठा के जी दबा के इस क्यूब के हिसाब से मूव कर दूंगा। और अगर मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके देखूंगा तो सब कुछ सही भी है। उसके बाद मैंने इन रेफरेंस इमेजेस को डीसेलेक्टेबल बना दिया। देखो, मेनली मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कोर्स की रेफरेंस इमेजेस तो ओके ओके हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी 3D मॉडल बनाओगे तो मैक्सिमम केसेस में रेफरेंस इमेजेस ऑनलाइन इंटरनेट से ही डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रेफरेंस इमेजेस प्रॉपरली अलाइंड नहीं होती। ऐसे केस में पहले से ही ये माइंडसेट रखना कि रेफरेंस इमेजेस का भी लोकेशन रोटेशन स्केल करके अलाइनमेंट करना पड़ सकता है। रट्टू तोते बन के मत बैठ जाना कि हाँ भाई रेफरेंस इमेजेस को ऐड किया, डीसेलेक्टेबल बनाया, रेफरेंस इमेजेस को ऐड किया, डीसेलेक्टेबल बनाया, रेफरेंस इमेजेस को ऐड किया, डीसेलेक्टेबल बनाया, वगैरह वगैरह। एनीवेज, वापस फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके क्यूब को सेलेक्ट किया, टैब दबा के एडिट मोड में गया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में जाके ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में गया और ई दबा के एक्सट्रूड करके यहां ऊपर सेंटर में रख दिया। एस और एक्स दबा के स्केल डाउन कर दिया। फिर राइट ऑर्थो व्यू में जाके ग्रीन वाले गिज्मो से मूवमेंट कर दिया और एस और वाई दबा के इसको वाई एक्सिस पर भी स्केल डाउन कर दिया। थोड़ा सा नीचे आया, 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया, डबल एलएमबी से इस पूरे लूप को सेलेक्ट किया। फिर एस और वाई दबा के भी इसको स्केल डाउन कर दिया। 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, इस नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया और डबल क्लिक करके इस पूरे लूप को भी सेलेक्ट कर लिया। अगेन एस और वाई दबा के इसका भी एडजस्टमेंट कर लिया। लेकिन यहां पे इस बात का खास ध्यान रखना कि स्केलिंग करते वक्त सिर्फ एस दबा के फ्रीली सभी एक्सिस पे स्केल करने मत लग जाना। फ्रंट ऑर्थो में हो तो सिर्फ एस और एक्स दबा के ही स्केल करना, और अगर राइट ऑर्थो व्यू में हो तो सिर्फ एस और वाई दबा के ही स्केल करना। एनीवेज, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, इस सबसे ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट किया। एक्सरे मोड में रहते हुए ही ई दबा के एक्सट्रूड किया और यहां रख दिया। राइट ऑर्थो व्यू में जाके एस वाई दबा के स्केल और गिज्मो से मूव करके रेफरेंस इमेज के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया। अगेन ई दबा के एक्सट्रूड, एस और एक्स दबा के स्केल, फिर राइट ऑर्थो व्यू में जाके भी रिमेनिंग एडजस्टमेंट। अगेन ई दबा के एक्सट्रूड, एस और एक्स दबा के स्केल, फिर राइट ऑर्थो व्यू में जाके भी रिमेनिंग एडजस्टमेंट।
अगेन ई दबा के एक्सट्रूड, एस और एक्स दबा के स्केल, फिर राइट ऑर्थो व्यू में जाके भी रिमेनिंग एडजस्टमेंट। फिर सबसे लास्ट में ई दबा के टॉप तक एक्सट्रूड, एस और एक्स दबा के एक्स एक्सिस पे स्केल, फिर राइट ऑर्थो व्यू में जाके गिज्मो से एडजस्टमेंट और एस और वाई दबा के वाई एक्सिस पे स्केल। इट शुड बी नोटेड कि ये जो सेंटर में काली सी लाइन है, इसको लूप कट मत समझ लेना। अगर मैं रेफरेंस इमेजेस को टेम्परेरीली हाइड करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये रेफरेंस इमेज की लाइन है और अभी तक हमने कोई भी लूप कट नहीं लगाया है। अब तक लूप कट नहीं लगाया वो ठीक है, लेकिन अब धड़ाधड़ लूप कट्स लगाने हैं। और लूप कट्स कैसे लगाने हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फॉर्क के ये जो टाइन्स हैं, या यूं कह लो कि ये जो दांत हैं, इनके ऊपर लूप कट्स आने चाहिए। तो कंट्रोल आर दबा के एक लूप कट इधर, और इसी प्रोसेस को 5 बार और रिपीट करो। स्क्रीन पे देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। सारे लूप कट्स लगाने के बाद ऑल्ट जेड से एक्सरे मोड से बाहर आया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया। जो फेसेस हटाने हैं उनको आगे और पीछे से सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप्स। ऐसे ही इस बड़े वाले फेस को आगे पीछे से शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप्स। और सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट वाले को भी आगे पीछे से सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल ई दबा के ब्रिज एज लूप्स। इतना होने के बाद ये ऊपर वाले 3 फेसेस शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किए और एक्स दबा के डिलीट कर दिए। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में गया, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा के लेवल को 2 कर दिया, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दिया और टैब दबा के एडिट मोड में आ गया। अगर आप पेन अराउंड करके देखोगे तो यहां पे वो ही लफड़ा पड़ रहा है जो नल में पड़ रहा था। इसका सॉल्यूशन ये है कि नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थो व्यू में गया, कंट्रोल आर दबा के लूप कट लगाया और दोबारा लेफ्ट क्लिक करने से पहले उस लूप कट को ऊपर मूव कर दिया। अब यही सेम प्रोसेस इन चारों टाइम्स में फॉलो करो। ऐसे ही कंट्रोल आर दबा के चारों टाइम्स में एक एक लूप कट नीचे और ले आओ। बाद में आप रेफरेंस इमेज के साथ मैचिंग मैचिंग करने के लिए ये जो नीचे वाले लूप कट्स हैं, इनको डबल एलएमबी से सेलेक्ट करके स्केल और मूव भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि स्केल करते वक्त सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही स्केल कर देना, वरना अजीब सी फॉर्क बना दोगे। एक लास्ट चीज जो बची है वो ये कि अगर मैं फॉर्क में सबसे नीचे जाके ऑल्ट जेड दबा के एक्सरे मोड में रहते हुए ही देखूं तो रेफरेंस इमेज के साथ मैचिंग मैचिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही। इसकी मैचिंग मैचिंग करने के लिए सबसे पहले तो मैंने 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में रहते हुए ही किसी भी एक वर्टिकल एज पे डबल लेफ्ट क्लिक करके सारे हॉरिजॉन्टल फेस लूप को सेलेक्ट कर लिया, एक्स दबा के और फेसेस पे क्लिक करके डिलीट भी कर दिया। फिर 2 दबा के एज सेलेक्ट मोड में गया और इन दोनों साइड वाली एजेस को सेलेक्ट कर लिया। ई और जेड दबा के रेफरेंस इमेज के हिसाब से नीचे तक एक्सट्रूड कर दिया और एफ दबा के फिल कर दिया। उसके बाद डबल लेफ्ट क्लिक करके सामने वाले फेस लूप को सेलेक्ट किया और एफ दबा के फिल कर दिया।
फिर डबल LMB से इस पीछे वाले फेस लूप को सेलेक्ट करके F दबा के फिल कर दिया। फ्रंट ऑर्थो में जाके फिर नाइफ टूल से एक हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया। और नाइफ टूल का शॉर्टकट इस बार आपको नहीं बताऊंगा, अगर याद है तो ठीक, और अगर नहीं याद है तो M3L22 वाले वीडियो लेसन में जाके ढूंढो, देखो और फिर वापस आके इधर एक्शन लो। अब आगे बढ़ते हुए असाइनमेंट के रूप में ये नाइफ आपको बनाना है, ये स्पून आपको बनानी है और वही सेम अप्रोच लेनी है जो फॉर्क बनाते वक्त ली थी। उसके अलावा ये लाइट होल्डर भी आपको बनाना है, बहुत सिंपल है। क्यूब के नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा के बेवल मॉडिफायर लगा दिया। इस लेसन में वाइन ग्लास बनाते वक्त सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि आखिर 20 लूप कट लगा के उनको सिर्फ स्केल कर देने मात्र से कैसे हमने अपनी शाम की जाम पीने का इंतजाम कर लिया। आगे बढ़ते हुए कॉफी कप बनाते वक्त मैंने आपको यह समझाया कि सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। फिर हमने ये देखा कि कॉफी कप के हैंडल्स बनाते वक्त आखिर कैसे ब्रिज एज लूप्स वाला ऑप्शन काम आता है। लास्ट में फॉर्क बनाते वक्त कैसे कभी कभी रेफरेंस इमेजेस का रोटेशन, लोकेशन, स्केल हमें चेंज करना पड़ सकता है, इस बारे में भी बात की। नेक्स्ट लेसन में हम 3D रूम बनाने का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि स्ट्रक्चर के बाद किचन बनाना, उसको फिनिश कर देंगे। मुझे याद है कि पिछले लेसन में मैंने आपको बोला था कि इस लेसन में मेनली हम लिंक एंड अपेंड के ऑप्शंस सीखेंगे, लेकिन फिलहाल प्लान में कुछ चेंजेस हैं और लिंक एंड अपेंड को कुछ लेसन्स के लिए डिले कर दिया गया है। नेक्स्ट लेसन में किचन फिनिश करके हम बेडरूम की ओर बढ़ जाएंगे और अलार्म क्लॉक बनाने की शुरुआत भी कर देंगे।